Okay, dear students, welcome to the class. Today we are doing chapter 10 colonialism, ruler and tribal societies. है ना? तो कल सेक्शन ए बी को चांस नहीं मिल पाया था पुअर नेटवर्क कनेक्शन के कारण सर्वर अपडेट जो कर रहे थे वो लोग. सो वी विल गिव चांस, वी विल रीड चैप्टर 12 एंड 8B को चांस मिलेगा पहले, या फिर आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन कर पाए हैं तो पहले बी को चांस दे देते हैं, फिर ए को भी मिल जाएगा. ओके, तो बी में सबसे पहले ऋषभ है. जिसको भी पढ़ना है अपना कैमरा ऑफ ऑन करो. सारे ऑफ दिख रहे हैं, सिर्फ 4 बच्चों का कैमरा ऑन दिख रहा है. स्विच ऑन योर कैमरास. भाव्या, स्विच ऑन योर कैमरा. आयुष, सृष्टि, चलो जिसका कैमरा ऑन है पहले उसको चांस मिलेगा. ऋषभ राज, अनम्यूट. चलो बाबू, चैप्टर 10 का स्टार्ट करो फिर से, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ होता जाएगा. हाँ, ओके. एक Okay, okay. In this chapter, we are going to read about colonialism. ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए और इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिए, ठीक है, कॉलोनी बना लिए यानी इंडिया के सारे रिसोर्स को वो अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, तो उसके बाद हमारा सिचुएशन का क्या था वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पहले जो भी बाहर से विदेशी आए, ठीक है, इन्वेडर्स आए, वो लूट के या तो वापस चले गए या यहाँ पे सेटल डाउन हो गए. जैसे मुगल, है ना, यहाँ पे सेटल डाउन हो गए यानी यहीं रहना शुरू कर दिए. तो यहाँ का रिसोर्स को वो अपने कंट्री में लेके नहीं गए, जो था वो यहीं पे यूज करना शुरू किए. शुरू में लूटपाट हुई, सोना लूटा गया, लेकिन बाद में वो लोग यहीं सेटल डाउन कर गए. लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे, ये ऐसे लोग थे जो इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए. ठीक है, इनके आने के पहले तक इंडियन इकोनॉमी जो थी वो हर एक एरिया में सेल्फ सफिशिएंट थी, आत्मनिर्भर थी. ठीक है, हम जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण जो इकोनॉमी थी, वो सेल्फ सफिशिएंट थी. जो लोगों की जरूरत थी वो पूरी हो जाती थी. आपस में एक सामान का लेन देन करके वो अपना काम चला लेते थे आराम से. ठीक है, ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे, किसान अनाज उपजाते थे. तो किसी को कोई ट्राइबल जो जंगल में रहते थे वो जंगल की देखभाल भी करते थे और उनकी सारी जरूरत का सामान जंगल से मिल जाता था. वो उसको चुन के लाके शहर में आके एक्सचेंज करके अपना काम चला लेते थे. लेकिन ब्रिटिश जो है वो आए तो ये सारा एग्रीकल्चर ट्राइबल्स को र्यून कर दिए. हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए. ठीक है, ट्राइबल्स जो कि जंगल में रहते उनको वहां से अपरूट कर दिए. तो ये सारी प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के आने के बाद स्टार्ट हुई, जिसको हम लोग डिटेल में अभी आगे देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग अग्रेरियन पॉलिसी, अग्रेरियन यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनकी पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट कौन है? ऋषभ राज. ऋषभ को अभी किसको चांस मिला था? ओके, तो अब कुमार अंशु, अनम्यूट. ओके,
हम्म। Underline this. Biggest source of income, land revenue. Underline this. Land revenue became biggest source of income. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Nice. So in agrarian policy हम लोग क्या देख रहे हैं कि शुरू में तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सिर्फ ट्रेड करने के लिए आई थी, ठीक है। उसके इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी, इंडियंस जो थे वो सिंपल थे एंड सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। तो अब जब ये ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ बहुत सारा चेंज लेके आए, और जब यहाँ सेटल डाउन कर गए वो, तो लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ वो लोग चेंज किए उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिससे उनको फायदा होता वैसी पॉलिसी वो हर एक जगह अप्लाई किए। इसमें सबसे पहले क्योंकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, उनको रेवेन्यू कलेक्शन मिलना शुरू हो गया, तो वो उनके इनकम का लार्जेस्ट सोर्स हो गया, क्योंकि उनको जमीन खरीदनी तो पड़ी नहीं, लेकिन उससे सारा रेवेन्यू उनको मुफ्त मुफ्त में मिल रहा है, ठीक है। तो वो उनका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो उसके वजह से अब इसको वो सिस्टमाइज कर दिए, ठीक है। और जो एक्सप्लॉयटेशन था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसको लेजिटिमाइज कर दिए, यानी लीगल बना दिए, कानूनी बना दिए। कानून का यूज करके वो इंडियन इकोनॉमी का या पीजेंट्स का, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिए। उसमें जमींदारी सिस्टम ये स्टार्ट हुआ 1793 में कॉर्नवालिस के थ्रू, लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, ठीक है। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट था, ये परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें हम लोग इसका डिटेल जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, और उसके बाद महालवाड़ी सिस्टम, ये डिटेल अभी आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सात्विक, अनम्यूट। ओके, सात्विक, स्टार्ट। ओके, नाइस। और बचा है क्या? ओके। ओके। ओके, सो जिम्मेदारी सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे हैं
कि एक हेरिडिटरी राइट ऑफ जमींदार ये परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू दे दिया गया उनको। ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त, ये हिंदी का वर्ड है जमींदारी बंदोबस्त। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया कि जमींदार जो है वो जितना लगान लेगा, रेवेन्यू लेगा, उसमें से 11% वो खुद रखेगा, बाकी का 89% वो ब्रिटिशर्स को जमा कर देगा। ठीक है, ये परमानेंट कर दिया वो ब्रिटिशर्स इस सिस्टम में उसको परमानेंट कर दिए। अब क्या था, क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड इसके वजह से जन्म लिया जिसको जमींदार कहते हैं, और उसके पास पावर थी कि वो वैसे लैंड कल्टीवेटर्स को जो जमीन जोतते थे वैसे किसानों को वो जमीन से बेदखल कर दें, इविक्ट कर दें अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है रेवेन्यू का। तो ठीक है, यानी अगर रेवेन्यू का चुकान नहीं हुआ तो जमीन से उनको वो इविक्ट कर सकते थे, उनको वहां से निकाल सकते थे। तो इसके वजह से क्या होता था कि वो अपनी जमीन पे काम करने की वजह से अपना रोजगार बचाने के लिए क्या करते थे कि उधार लेना शुरू कर देते थे, और उधार लेने के बाद भी अगर जब नहीं चुका पाए तो टैक्स कलेक्शन का जो मेथड था वो बहुत ऑप्रेसिव था, यानी बहुत ज्यादा उसमें हिंसा यूज होती थी, प्रेशर यूज होता था। ठीक है, उनका एनिमल्स खोल के ले जाते थे, उनको मारते पीटते थे, तो बहुत ऑप्रेसिव मेथड यूज होता था टैक्स कलेक्शन में। इसके वजह से कल्टीवेटर्स जो अभी किसान उनको नहीं बोल रहे हैं, जो लैंड को कल्टीवेट करते थे, जोतते थे, उनकी लाइफ मिजरेबल हो गई, जो कि वो पहले सेल्फ सफिशिएंट थे, रिच थे, सोसाइटी का पेट भरते थे, खुद भी एक हैप्पी लाइफ शांति से लीड करते थे। अब वो क्या हो गए, कर्जदार बन गए, रेवेन्यू चुका नहीं पा रहे हैं और उधार ले रहे हैं, तो उनकी लाइफ अब मिजरेबल बन गई। अब उनके अपने घर में खाने के लिए नहीं बच रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रैयतवाड़ी सिस्टम। इसमें देखते हैं क्या है। नाउ सृष्टि अनम्यूट, बोलो। ओके, ये अंडरलाइन करो। द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टिवेटर एंड इट वॉज क्वाइट हाई। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो मद्रास मुंबई के एरिया में स्टार्ट किया गया 1820 में, एंड थॉमस मुनरो इसको इंट्रोड्यूस किया। इसका रीजन ये था कि जमींदारी सिस्टम में तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया ना, कि 89% रेवेन्यू जमा करना है, 11% जमींदार रखेगा, लेकिन यहाँ पे जमींदार का जो 11% वो रख रहा है, अब वो उसको रखना ना, वो ना रखे, डायरेक्ट कल्टीवेटर से ये लोग रेवेन्यू कलेक्शन स्टार्ट कर दिया, और रेवेन्यू बहुत हाई था, वो जो टैक्स था वो बहुत हाई था। ठीक है, तो इसमें थॉमस मुनरो इसको मद्रास एंड मुंबई, देखो तीनों का नाम याद रखना इजी है, थॉमस मुनरो, एम से मुनरो, मद्रास एंड मुंबई, तीनों में एम है, याद रहेगा, है ना, तीनों में याद रहे तो इसको अंडरलाइन कर दो। थॉमस मुनरो इन मुंबई एंड मद्रास, और 1820 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। और जमींदारी सिस्टम कौन इंट्रोड्यूस किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 बंगाल में, पिछले पेज में उसको अंडरलाइन कर दो, जमींदारी सिस्टम इन बंगाल 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड बंगाल क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स के कब्जे में आया था ना, बक्सर पलासी की लड़ाई लड़े वो लोग, उसके बाद वो लोग वहां पे लड़ाई करके उनको फिर रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, फिर बंगाल को वो पूरी तरह से जीत लिए, मीर कासिम, मीर जाफर, सबको अलग अलग हरा हरा के फिर पूरा बंगाल पे वो लोग कब्जा कर लिए। तो सबसे पहले बंगाल क्योंकि उनके हाथ में आया था, इसलिए जमींदारी सिस्टम बंगाल में स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई, 1793, ये याद रखना है। और उसके बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हो रही है, जब देखे वो लोग कई साल तक कि जमींदारी सिस्टम में उनको पूरा पैसा हाथ में नहीं मिल रहा है, जमींदार उसमें से पैसा रख ले रहे हैं, तो अब वो क्या किए, रैयतवाड़ी जो नया एरिया था उसमें वो लोग रैयतवाड़ी सिस्टम स्टार्ट किए 1820 में। ठीक है,
ओके, अब महालवाड़ी सिस्टम, लेट्स सी। सृष्टि के बाद प्रियांशु, अनम्यूट। हम्म हम्म। इसको अंडरलाइन कर दो, इसको अंडरलाइन कर दो। कौन कौन इसको स्टार्ट किया? मैकेंजी। महालवाड़ी एम से स्टार्ट हो रहा है तो मैकेंजी, नाम को याद रखना एकदम इजी हो जाएगा। महालवाड़ी मैकेंजी स्टार्ट किया है ना। ओके, अंडरलाइन कर दो। हम्म हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पास्चर्स को अंडरलाइन कर दो। हम्म हम्म। ओके, वेरी नाइस। इसमें अंडरलाइन करो, a settlement was made collectively with a group of villages called महल। ठीक है, महालवाड़ी सिस्टम में तक क्या था? मैकेंजी, लॉर्ड मैकेंजी इसको स्टार्ट किया 1822 में, यानी रैयतवाड़ी सिस्टम के 2 साल के बाद। और ये गंगैटिक वैली में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो था सेंट्रल इंडिया। हाँ नहीं, इसमें सेटलमेंट, हाँ ठीक है। इसमें क्या था कि पूरे ग्रुप को, जो एक एरिया विलेज का ग्रुप था, उसको, जिसको महल कहते थे, उसी के साथ ब्रिटिशर्स अपना क्या कर लेते थे कि वो मिलके रेवेन्यू देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। रैयतवाड़ी सिस्टम में था डायरेक्ट कल्टीवेटर जमा कर रहा था, महालवाड़ी सिस्टम में पूरा ग्रुप दे रहा था इकट्ठा, यानी ग्रुप ऑफ विलेज, जिसको महल बोलते थे। महल किसको बोल रहे हैं? कई सारे विलेज को मिला के, तो वो इकट्ठा लगान देते थे। ठीक है, और इसलिए इसको महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। इज इट क्लियर? अब महलवाड़ी सिस्टम जो था, ये एक कर्स, कर्स यानी श्राप, पीजेंट्स के लिए एक श्राप की तरह हुआ। क्यों हुआ? फॉर्म, क्योंकि ये उनका इम्पोरिशमेंट, अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन में दिख रहा है, नेक्स्ट पैरा में। इम पुअर होता है ना, इम्पोरिशमेंट यानी उनकी गरीबी को बढ़ा रहा था। इविक्शन, इविक्शन यानी बेदखली, एंड एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण। मिला अगले पैरा में? अच्छा, पहले उसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। अनुशंसा, अनम्यूट। पढ़ो बाबू। हम्म। इसको 3 पार्ट, रुको बाबू, अनुशंसा रुको, इसको 3 पार्ट में, इम पुअरिशमेंट, 3 पार्ट में अंडरलाइन करो, इम पुअरिशमेंट। अब बोलो। ओके, वेट करो। तो हम लोग यहाँ पे 3 वर्ड देख रहे हैं। इम्पुअरिशमेंट न्यू वर्ड है, पुअर से इम्पुअरिशमेंट बना है यानी गरीब होना। पहले जो जो किसान, जो पीजेंट्स बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट थे, रिच थे, हैप्पी थे, अब वो इम्पुअरिश हो गए यानी पुअर बन गए। फिर वो इविक्शन होने लग गया, जब वो लगान नहीं चुकाते थे तो उनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था मनी लेंडर्स के हाथ में, क्योंकि वो मनी लेंडर्स से पैसा लेते थे, उधार लेते थे। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि रिसेंटमेंट, अंडरलाइन दिस वर्ड, रिसेंटमेंट यानी असंतोष,
वो जो है वो वाइड स्प्रेड दूर तक फैलने लग गया, किसानों के बीच में वो रिसेंटमेंट, असंतोष फैलने लग गया नॉर्थ इंडिया में। और यही वजह है कि 1830 से 1840 के बीच में, ठीक है, किसान बहुत अनहैप्पी थे और वो आफ्टर 1857 के रिवोल्ट में वो भी शामिल थे। क्लियर? उनका भी उसमें सपोर्ट था। ओके, किसका बाबू? हाँ बोलो बोलो। दरिद्रता, वेरी गुड। दरिद्रता यानी गरीबी। किसका? किसका बाबू? पाश्चर, ठीक है। चारागाह जिसको बोलते हैं ना, चारागाह, जहां पे एनिमल्स घास खाते हैं, घास खाते हैं, हाँ, तो जहां पे वो चरते हैं उसको बोलते हैं पाश्चर लैंड, ठीक है। निष्कासन, वेरी गुड, वेरी गुड। इविक्शन का मतलब निष्कासन, इविक्शन का मतलब निष्कासन। एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, वेरी गुड। एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण, गुड, नाइस। नाराजगी, हाँ हाँ, असंतोष या नाराजगी बिल्कुल होगा, ठीक है। रिसेंटमेंट यानी नाराजगी, बिल्कुल सही है। लेविड, एक मिनट, कहाँ पे बाबू बताओ? ओके, ठीक है, लास्ट लाइन में, ठीक है। लेविड, लेविड, हाँ, इसको भी अंडरलाइन करो। LEVIED, लेविड यानी लगाया। ओके, ठीक है, लगाया, ठीक है, लेविड, ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, नेक्स्ट देखते हैं, और कौन पढ़ेगा? फिर चांस मिल जाएगा। तुम कौन सा पढ़ी हो? महलवाड़ी, अच्छा, महलवाड़ी का लास्ट सेकंड पैरा पढ़ी हो, ठीक है, ठीक है, पढ़ो। हम्म, प्रोक्योर, इट इज प्रोक्योर, अंडरलाइन, प्रोक्योर एंड कोर्सिव, उसको भी अंडरलाइन करो। प्रोक्योर एंड उसके पहले कोर्सिव। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। अंडरलाइन करो यहाँ पे एग्जाम, कैश क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन करो। इंडिगो, इंडिगो यानी नील, ठीक है। कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, ओपियम यानी अफीम, पीपर यानी काली मिर्च, टी, शुगर केन, ये कैश क्रॉप्स थी, अंडरलाइन कर दो इसको। अब पहले जो किसान अपने खाने के लिए अनाज उपजाते थे, दाल उपजाते थे, सब्जी उपजाते थे, अब उनको फोर्स किया जाने लग गया कि वो कैश क्रॉप्स उपजाएं। कैश क्रॉप मतलब वैसी क्रॉप्स जिसको बेच के ब्रिटिशर्स मुनाफा कमा सके, जिसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में हो, ठीक है। तो उसमें ये सारी क्रॉप्स आती है। उस अच्छा, यहाँ पे जो वो इंडिया, साउथ इंडिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फुट होल्ड्स, अंडरलाइन करो, फुट होल्ड्स। फुट को अगर होल्ड करने के लिए प्रॉपर जगह मिले तो आदमी एकदम स्थिर खड़ा रहता है ना, है ना।
जैसे जमीन पे हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं, और वही अगर ऊंचा नीचा रहता है तो हमारा फुट होल्ड जो होता है वो स्ट्रांग नहीं रहता है, कमजोर हो जाता है। तो ये लोग जो है इंडिया में इनका फुट होल्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो गया था, ये जम गए थे यहाँ पे। ठीक है। और इनका ये आखिर इतना अपना ट्रेड क्यों बढ़ा रहे थे इंडिया में? दो तीन रीजन था। कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस, सेकंड लाइन में अंडरलाइन करो। कंपनी वांटेड टू कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस, अंडरलाइन करो। वो किस लिए करना चाह रहे थे? क्योंकि इनका मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस था, खर्चा था। लड़ाई कर रहे थे तो सेना चाहिए थी, ऑफिसर्स को यहाँ रख रहे थे तो उनकी सैलरी चाहिए थी, तो वो सारा चीज इनको चाहिए था, वो यहीं से चाहिए था। ठीक है। तो अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और दूसरा मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है। इसके लिए ये लोग क्या किए? कोर्सिव मेथड्स यूज करना शुरू कर दिए टू प्रोक्योर। प्रोक्योर मतलब हासिल करना। ठीक है। कोर्सिव मतलब बहुत हिंसक मेथड, जिसको और क्या बोलेंगे, जिसको बलपूर्वक, वेरी गुड, जिसमें फोर्सफुल, बलपूर्वक, सही है, बलपूर्वक मेथड्स यूज करने लग गए प्रोक्योर करने के लिए वैसी वैसी चीजें, वैसे गुड्स जिनका डिमांड यूरोप में था। यहां से वो रॉ मटेरियल्स ले जाते थे। ठीक है। और अपने कंट्री में उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके वापस लाके यहाँ बेचते थे, और अपने कंट्री में भी ऑब्वियसली बेचते थे। तो इससे उनको ह्यूज प्रॉफिट मिलता था। क्लियर है? फिनिश्ड गुड मतलब जैसे शुगर केन, गन्ना। तो गन्ना को तो साल भर रख के अगर मम्मी को चाय बनाना होगा तो उसमें गन्ना ऐसे ऐसे घुमाएगी तो मीठा हो जाएगा क्या चाय? जल्दी बताओ, नहीं होगा ना। और उसको रखना भी पॉसिबल नहीं है लंबे समय। तो उससे शुगर केन से शुगर निकाली जाती है ना। तो शुगर केन रॉ मटेरियल हुआ, और शुगर जो है, चीनी जो है, वो फिनिश्ड गुड हुई, वैसी गुड जो अब यूज करने के लायक हो गई। क्लियर है? ओके। तो ये यहां से रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, कॉटन बॉल्स लेके जाते थे अपने यहाँ, उसको धागा में कन्वर्ट करते थे, फिर उससे कपड़ा बनाते थे, और फिर लाके अपने मार्केट में भी बेचते थे और इंडिया के मार्केट में भी बेचते थे। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे कोर्सिव का हम लोग देखे वर्ड, लास्ट वर्ड है कोर्सिव, बलपूर्वक, है ना। एंड प्रोक्योर मतलब हासिल करना, प्रोक्योर मतलब हासिल करना, प्रो खरीद। ठीक है, ठीक है, ओके। तो और कोई वर्ड है यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड? और कोई वर्ड है? कंपेल्ड। ठीक है, कंपेल्ड मतलब बाध्य किए, बाध्य कर देते थे, है ना, कंपेल कर देते थे। मजबूर करना, यस यस, मजबूर करना, बाध्य करना या मजबूर करना। ओके। चलो अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? लेट मी सी। अब आशीष, आशीष को चांस मिला है क्या? नो। तो ये लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तो कैमरा जो ऑफ करके बैठा है उसको कैसे चांस मिलेगा? जल्दी कैमरा ऑन करो, जिसको भी पढ़ना है फटाफट कैमरा ऑन करो। भाव्या, गरिमा, अर्णव, अनम्यूट योरसेल्फ। अर्णव, ओके, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम अर्णव। आदर्श कुमार, अनम्यूट। आदर्श। आशीष, अनम्यूट। ओके, कैमरा ऑन करो अपना। आशीष, कैमरा ऑन करो। ओके, गुड। चलो पढ़ो आगे।
ओके ओके, ठीक है आशीष, गुड। ओके, एक पढ़ो, और आगे पढ़ना है, पढ़ो। ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है यहाँ से तो रॉ मटेरियल ले जा ही रहे थे, अपने कंट्री में उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर यहाँ लाके फिर से बेच रहे थे, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, इंडिगो, कॉटन, रॉ सिल्क, ओपियम, पीपर, टी, शुगर केन। ब्रिटिशर्स को ओपियम चाहिए था, अफीम चाहिए था, ताकि वो चाइना में उसको स्मगल कर सके, छुपा के ले जा सके और उससे ह्यूज प्रॉफिट वो अर्न कर सके, ठीक है। इंडिगो उनको चाहिए था, नील जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका ग्रेट डिमांड था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उस समय तो कलर बहुत सारे खोजे नहीं गए थे ना, बहुत लिमिटेड कलर था। तो नील जो इंडिगो था वो ब्लू कलर देता था, कॉटन वाइट होता था ना, तो उसमें नील मिलाने से ब्लू का अलग अलग शेड वो लोग प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि उस समय कलर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो नील का यूज होता था कपड़े को डाई करने के लिए, रंगने के लिए, ब्लू कलर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका बहुत डिमांड था नील का। फिर उसके वजह से यहाँ के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको वो लोग फोर्स किए कि वो लोग प्रोड्यूस किए करे, ब्लू डाई के लिए वो इंडिगो प्रोड्यूस करें, ठीक है। और इसका प्राइस बहुत लो था, उसके बदले में किसान को फायदा नहीं मिलता था, तो उनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल, बहुत दुखी हो गई थी, मिजरेबल हो गई थी। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में शुगर का डिमांड बढ़ रहा था, चाय चाय वो लोग यूज करना शुरू कर दिए थे, चीनी ले जाना शुरू कर दिए। तो उसके वजह से इंडिया में प्लांटेशन, शुगर केन का प्लांटेशन, जहाँ बड़े बड़े एरिया में शुगर केन प्रोड्यूस की जाती थी, फिर उससे शुगर निकाली जाती थी, ठीक है। तो शुगर प्लांटेशन वो लोग स्टैब्लिश करना शुरू कर दिए। पहले गांव में क्या होता था, किसान जैगरी यानी गुड़, अभी भी गांव में गुड़ ज्यादा यूज होता है ना, तो वो जैगरी का प्रोडक्शन करते थे और उनसे उनका लोकल रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता था। लेकिन अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, वो जैगरी जो शुगर जूस है उसको, अब जैगरी को वो लोग फैक्ट्री में भेजना, शुगर जूस को फैक्ट्री में बेचना शुरू कर दिए, जहाँ पे उससे चीनी निकाली जा सके, और अगेन इसका प्राइस बहुत लो होता था। तो इस तरह से इंडियन इंडस्ट्री के कॉस्ट पे ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्लरिश की यानी फूली फली, ग्रो की। अंडरलाइन करो, फ्लरिश यानी ग्रोथ हुआ उसका। इज इट क्लियर? मिलो? ओके, हम लोग की क्लास ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है, तो कंडीशन ऑफ द फार्मर हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके।